अवनी आज पूरे 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। अवनी की देवरानी कंचन ने अपने हाथों से अवनी के लिए टिफ़िन तैयार किया था। वह किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी ये लीजिए आपका टिफ़िन। और अवनी के करीब पहुंची तो अवनी ने उसे गले से लगा लिया। अवनी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उसके मानस पटल पर अतीत की यादें किसी चलचित्र की भांति अंकित होने लगी। छोटे से गांव से माया नगरी मुंबई के पॉश इलाके में बहू बनकर आने वाली कंचन के लिए अपनी ससुराल की राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद उसने अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो अवनी पीछे हटते हुए बोली, ओह व्हाट इज़ दिस, यह किस जमाने में जी रही है, गवार कहीं की। आजकल कोई पैर छूता है क्या? यह हाई टेक युग है। हाय हेलो और हक करने का ज़माना है। लगता है यह लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। तो भाभी से गले मिल लो कंचन, विनोद ने हंसते हुए कहा। कंचन गले मिलने के लिए आगे बढ़ी तो अवनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस बस दूर से ही नमस्कार कर दो, मैं मान लूँगी। कंचन दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करके आगे बढ़ गई थी। शादी के पहले दिन से ही जेठानी अवनी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाईटेक सिटी मुंबई की गलियों में बचपन बिताने वाली अवनी को किसी ठेठ गांव की लड़की बतौर अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी। अवनी ने अपने देवर विनोद की शादी अपने मामा की इकलौती बेटी आरुषि से करवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, परंतु विनोद ने उसकी एक ना सुनी थी। आरुषि मॉडलिंग करती थी और शहर के स्थानीय फैशन शोज में नियमित रूप से शारीरिक होती थी। फैशन शोज के लिए वह देश के अन्य शहरों में भी अक्सर जाती थी। आरुषि का ताल्लुक हाई फाई सोसाइटी से था। जुहू स्कीम इलाके में स्टार बेटे बेटियों के साथ स्वच्छंद जीवन का लुत्फ उठाने वाली आरुषि फिल्मों में भी अपना नसीब आजमा रही थी और अवनी किटी पार्टियों, शॉपिंग व पिकनिक की ज़बरदस्त शौकीन थी। वह चाहती थी कि उसके परिवार में ऐसी ही कोई मॉडर्न लड़की आए ताकि जेठानी देवरानी में बेहतर तालमेल बना रहे। परंतु जब विनोद ने देहाती लड़की से विवाह कर लिया तो अवनी के तमाम ख्वाब पत्थर से टकराए शीशे की भांति टूटकर चकनाचूर हो गए। वह जल भून कर रह गई। विनोद मेडिकल का छात्र था। जब वह MBBS के अंतिम वर्ष में स्टडी कर रहा था तब अपने मित्र गौरव के विवाह में शारीक होने उसके गांव आ गया था। वह पहली बार किसी गांव में गया था। पर्वतों की तलहटी में बसे इस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर विनोद को पहली नज़र में ही इस गांव से प्यार हो गया था। गांव के चारों ओर आच्छादित हरियाली, दूर दूर तक लहलहाते हरे भरे खेत, खेतों में फुदकती चिड़ियाँ, हरे भरे घने वृक्षों पर कलरव करते विहंग और उनकी छाँव में नृत्य करते मोर, अमराइयों में कूकती कोयल आदि ने विनोद को इतना प्रभावित किया कि वह शादी के बाद भी कई दिनों तक अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया था। अपने दोस्त के विवाह में ही विनोद ने कंचन को देखा था। विवाह के 2 दिन पूर्व आयोजित संगीत संध्या में उसने कंचन को गाते और नृत्य करते हुए पहली बार देखा था। संगीत संध्या की रात को नींद ने विनोद की आंखों से किनारा कर लिया। रात भर उसकी आंखों के सामने कंचन का चेहरा ही घूम रहा था। उसे लगा कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है। उसके दिमाग में जीवन साथी की जो तस्वीर थी उसी के अनुरूप कंचन थी। गौरव के विवाह के बाद विनोद ने कंचन के बारे में छानबीन शुरू कर दी थी। उसने आलोक के पिता महेश प्रसाद से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा कंचन पंडित रामनाथ की ज्येष्ठ कन्या है। वे सेवानिवृत्त अध्यापक है जो 2 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। घर की गरीबी के कारण कंचन ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर स्कूल को अलविदा कह दिया था। कंचन मेरी गोद में खेली है। लड़की बहुत ही संस्कारित, सुशील और बुद्धिमान है।
कंचन की आवाज़ बहुत ही मीठी व सुरीली है। वह बहुत अच्छा गाती है। आलोक के विवाह में संगीत संध्या में तुमने कंचन के गीत सुने होंगे। विनोद, एक बात मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूँगा कि कंचन के विवाह की चिंता ने रामनाथ की नींद हराम कर दी है। उनकी बिरादरी के कई लोग कंचन को देखने आते हैं, पर दहेज पर आकर बात फिसल जाती है। कंचन से छोटी एक और बहन है, उसके हाथ भी पीले करने हैं। गत वर्ष पंडित जी की पत्नी का अल्पावधि बीमारी के बाद आकस्मिक निधन हो गया था। उन्होंने इलाज में पैसे पानी की तरह बहाया, पर उसे बचा न सके। पंडित जी की पत्नी का निधन क्या हुआ, इस परिवार की रीढ़ ही टूट गई। महेश प्रसाद ने विनोद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे विनोद, पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी दोनों बेटियां सुंदर, सुशील और सुसंस्कारित है। अगर कंचन तुम्हें पसंद है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो मुझे पंडित जी से बात करने में प्रसन्नता होगी। महेश प्रसाद की बातों से विनोद के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह जल्दी से जल्दी मुंबई जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था। महेश ने अल्प विराम के बाद कहा, बेटा, कोई निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से एक बार बात जरूर कर लेना। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ लेकर आ जाना। जरूर अंकल, मैं कोई निर्णय लेने से पूर्व माता पिता से ज़रूर बात करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, कंचन तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई है। मैं ऐसी ही लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहती हूँ, जिसका मन स्वच्छ कांच की तरह पारदर्शक हो, जिसके आर पार सहज देखा जा सकता है। कंचन का मन ताल के स्वच्छ जल की तरह निर्मल है, जिसके भीतर सहजता से झांक कर तल को देखा जा सकता है। अंकल, गौरव के विवाह के दौरान हमारी कई बार मुलाकातें हो चुकी है। मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ। आप चाहे तो कंचन के पापा से बात कर सकते हैं। विनोद उत्साहित होकर बोल रहा था। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ, महेश जी ने कहा। विनोद ने मुंबई पहुंचकर जब अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से इस बारे में बात की तो अवनी भाभी क्रोधित हो गई। उन्होंने नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा, अरे विनोद, मैं तो आरुषि से तुम्हारे लिए बात कर रखी है। मुंबई जैसे शहर में गांव की अशिक्षित और गंवार लड़की लाकर समाज में हमारी नाक कटवाओगे क्या? अरे भाभी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था ना कि मुझे आरुषि पसंद नहीं है। मेरी और उसकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। भाभी, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, जबकि आरुषि हाई फाई। विनोद मुस्कुराते हुए और कुछ कहने जा रहा था, मगर अवनी ने विनोद की बात काटते हुए कहा, क्या बुराई है आरुषि में? दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। अच्छी पढ़ी लिखी है, ऊंचे खानदान की है, हाई सोसाइटी से ताल्लुकात रखती है। भैया, तुम्हें ऐसी लड़की दिन में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कहते हुए अवनी मुंह फुलाकर बैठक से चली गई। अरे भाई, उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने दो ना। तुम अपनी पसंद उस पर क्यों थोप रही हो? विनोद के बड़े भाई रोहन ने अवनी को समझाते हुए कहा। लेकिन तब तक अवनी अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। 2 ही दिनों बाद विनोद अपने माता पिता को लेकर कंचन के गांव पहुंच गया। कंचन सभी को पसंद आ गई। विनोद की मम्मी ने तो कंचन के हाथ में शगुन भी दे दिया। फिर चटमंगनी और पट विवाह हो गया। अवनी की नाराज़गी के बावजूद कंचन इस घर की बहू बनकर आ गई। कंचन को विवाह के पहले दिन से ही अपनी जेठानी अवनी की नाराज़गी का शिकार होना पड़ा था। वह बात बात पर कंचन पर ताने कसती थी, लेकिन कंचन ने मानो विनम्रता का चोगा पहन लिया हो। वह अपनी अवनी के तानों पर चू तक नहीं करती, चुपचाप सहन करती रही। कंचन जानती थी कि शब्द से शब्द बढ़ता है, सो उसके लिए इस वक्त खामोश रहना ही उचित है। उसे विश्वास था कि समय सदैव एक समान नहीं रहता है, यह परिवर्तनशील है। एक दिन उसका भी वक्त बदलेगा। समय बीत रहा था। अवनी एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी।
सो वह हमेशा अपना टिफ़िन खुद बनाकर सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी से बैंक चली जाती थी और शाम को 5 बजे के आसपास लौटती थी। कंचन से अवनी इस कदर नाराज़ थी कि वह उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। अवनी के बैंक जाने के बाद ही कंचन का किचन में प्रवेश होता था। कंचन के सास ससुर अवनी के तेज तर्रार स्वभाव से भली भांति परिचित थे, सो वे हमेशा खामोश ही रहते। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि कोई अनहोनी उनके दरवाजे पर जल्दी ही दस्तक देने वाली है। एक दिन शाम को बैंक से लौटते समय किसी टेम्पो ने अवनी की स्कूटी को पीछे से जोर से टक्कर मार दी। अवनी ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसके सिर पर चोट नहीं आई, मगर उसके दाएं हाथ और बाएं पैर पर गहरी चोट आई थी। किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार से अवनी को नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया था। अस्पताल से फ़ोन आते ही विनोद और कंचन तुरंत अस्पताल पहुंचे। अवनी के पति रोहन ऑफिस के काम से भोपाल गए हुए थे। विनोद ने देखा कि अवनी आईसीयू में है। डॉक्टरों ने बताया कि वह अभी बेहोशी की अवस्था में है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सिर में कोई चोट नहीं आई, मगर वह घबराकर बेहोश हो गई है। उसके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। कुछ ही देर में अवनी को होश आ गया। डॉक्टर ने विनोद को इशारे से अंदर बुलाया। विनोद ने अपनी अवनी को बताया कि वे बिल्कुल ना घबराए, उनके हाथ और पैर में ही चोट लगी है, सिर में कहीं चोट नहीं आई है। एक्सरे से मालूम पड़ जाएगा कि फ्रैक्चर है या नहीं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने एक्सरे देखकर विनोद को बताया कि अवनी के दाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है। उन्हें करीब 1 सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ेगा। विनोद ने फ़ोन द्वारा रोहन को घटना की जानकारी दे दी। करीब 2 सप्ताह के बाद अवनी को अस्पताल से छुट्टी मिली। विनोद और कंचन के साथ अवनी घर पर आई। घर के दरवाजे पर अवनी को रोककर कंचन ने कहा, भाभी, अब तुम अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे 2 महीने आराम की सलाह दी है। फिर आपके एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा है, सो आपको अब आराम की सख्त ज़रूरत है। आज से आप मुझे कोई भी और किसी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करोगी। ऐसा मुझसे वादा करो, तभी आपको मैं घर के अंदर आने दूंगी। यह कहने के साथ ही कंचन बीच दरवाजे पर खड़ी हो गई। अवनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कंचन को एक हाथ से अपनी ओर खींचते हुए उसका माथा चूम लिया और रूंधे कंठ से बोली, कंचन, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कहा और तुम्हें बेवजह परेशान भी बहुत किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा में समर्पित हो गई। इतनी सेवा तो मैं अपना भी नहीं करेगा। कंचन, तुम्हें इस घर में आए अभी 7 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपनी मृदुल वाणी और विनय भाव से हम सबका दिल जीत लिया। मुझे विनोद की पसंद पर गर्व है। कंचन, तुम्हारे बर्ताव से एक बात मेरी समझ में आ गई कि गांव की लड़की अशिक्षित हो सकती है, मगर असंस्कारित नहीं। तुम पारिवारिक एटिकेट्स की जीती जागती मूर्त हो। कंचन, प्लीज़ पहले तुम मुझे माफ़ कर दो, तो ही मैं घर में प्रवेश करूंगी। भाभी, आप बड़ी बहन के समान हैं, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता है ना। फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप माफ़ी की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें, यह तो आपका विनय है भाभी। कहते हुए कंचन ने अपनी जेठानी की बाहों में भर लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी की डायलॉगबाजी खत्म हो गई हो तो हम अंदर चले क्या? मुझे और विनोद को जोर से भूख लगी है। दरवाजे के बाहर खड़े रोहन ने विनोद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई साहब, ख़त्म हो गई है हमारी डायलॉगबाजी। आप सब भीतर आइए। मैं भाभी को अपने कमरे में बिठाकर आप सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए कंचन ने अपने दोनों हाथ अवनी की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें उसने कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे कंचन का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई हो?
अब तो मेरा हाथ छोड़ो ना, आपने केवल कब से इसे कसकर पकड़ रखा है। आपको बैंक जाने में देर हो रही है, कंचन ने कहा। ओह सॉरी कंचन, मैं तो अतीत में पहुंच गई थी। कहते हुए अवनी ने कंचन के हाथ से टिफिन लिया और अपने पति रोहन के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।